प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक युद्ध कला के लक्ष्य या उद्देश्य एवं आर्थिक युद्ध के संबंध में अपनाए जाने वाले उपाय या तरीके। अर्थात आर्थिक युद्ध कला का क्या उद्देश्य होता है और आर्थिक युद्ध किस तरह लड़ा जाता है। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं आर्थिक युद्ध कला के क्या लक्ष्य होते हैं या उसका क्या उद्देश्य होता है। देखिए, इसमें जो उद्देश्य होते हैं ये इस प्रकार होते हैं। पहला नंबर है अपने संपूर्ण आर्थिक साधनों को युद्ध हेतु उपयोग में लाना तथा इन्हें अत्यधिक सीमा तक विकसित करना। दूसरा जो होता है वो होता है शत्रु को अपने आर्थिक एवं भौतिक साधनों को युद्ध हेतु उपयोग में लाने से रोक देना, अर्थात अपने आप को मजबूत करना और शत्रु को मजबूत होने से रोक देना। ठीक। अगला है अपने देश में सभी प्रकार के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला है विदेशों से आवश्यक कच्चे एवं तैयार माल का आयात करके उनको इकट्ठा कर लेना एवं प्रयास करना कि शत्रु ऐसा ना करने पाए। अर्थात जितना हो सके युद्ध यंत्रों को हमको खरीद के रखना है, अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद के रखना है और ये प्रयास करना है कि शत्रु उन चीज़ों को खरीदने कहीं ना पाए। ठीक। और शत्रु को इस बात के लिए मजबूर कर देना कि वह युद्ध की तैयारी में लगा रहे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। उसके लिए जैसे निम्न तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उसकी सीमाओं पर छिटपुट कार्रवाई हो जाए, अर्थात उसको हर समय इस बात का आभास बना रहे कि सीमा पर अगर कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी युद्ध हो सकता है। अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था बेचारा वो जो है उसी में बर्बाद करता रहे तैयारी की स्थिति में। दूसरा है उसको लगातार धमकी देते रहना। लगातार धमकी देने से भी वो डरा हुआ रहेगा और युद्ध की तैयारी में लगा रहेगा। आगे है हिंसात्मक युद्ध आरंभ हो जाने पर शत्रु के कच्चे माल के स्रोतों एवं उसके औद्योगिक केंद्रों तथा परिवहन एवं संचार पद्धति को नष्ट कर देना, ताकि उसकी लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। ठीक। और दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है तथा सतर्क भी रहना चाहिए कि जब हम शत्रु के संचार मार्गों को काट रहे हैं, उसके औद्योगिक केंद्रों पर बमबारी करके उसकी लड़ने की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं शत्रु भी हमारे ऊपर वही कार्रवाई करना ना प्रारंभ कर दे, अर्थात शत्रु हमारे ऊपर इस प्रकार के साधनों को प्रयोग करे। इसके लिए भी हमको सावधान रहना होगा, अर्थात वो हमारे औद्योगिक केंद्रों पर और हमारे संचार केंद्रों पर आक्रमण ना करने पाए। ठीक। अर्थात हम जैसा चाहें वो कर दें, उसके आर्थिक केंद्रों को नष्ट कर दें, उसके जो है संचार केंद्रों को नष्ट कर दें, आपूर्ति विभाग को नष्ट कर दें, यहाँ तक कि जिन फैक्ट्रियों में उसके यहाँ सामानों का निर्माण हो रहा है उन फैक्ट्रियों को समाप्त कर दें, जैसे उद्योग। ठीक। लेकिन अपने इन सभी संस्थाओं को, अपने इन सभी उद्योगों को, अपने ठीक इन सभी संचार रेखाओं को शत्रु के आक्रमण से बचाना भी होगा। ऐसा ना हो कि हम उनको नष्ट करने में इतने व्यस्त हो जाएं कि शत्रु वही कार्य हमारे यहाँ भी कर दे जो हम उसके यहाँ कर रहे हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आर्थिक युद्ध के संदर्भ में अपनाए जाने वाले तरीके। ये बच्चों थोड़ा सा बड़ा है, इसमें देख सकते हैं कि आर्थिक युद्ध के हर तरीके हम शांतिकाल में भी अपना सकते हैं, युद्ध काल में भी अपना सकते हैं, अर्थात शांतिकाल में की गई तैयारी ही युद्ध काल में काम आती है। चलिए, शांतिकाल एवं युद्ध काल दोनों समय में आर्थिक युद्ध के सफल संचालन हेतु निम्न उपायों को अमल में लाया जा सकता है। जैसे पहला नंबर अपने राष्ट्र के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को मजबूत रखने के लिए, और अपने राष्ट्र के बाहर या बाहर विदेशी क्षेत्रों में। तो हम इसमें दोनों चीज़ों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र के अंदर हम अपने आप को आर्थिक दृष्टि से किस तरह मजबूत रखेंगे और राष्ट्र के बाहर क्या तरीके अपनाएंगे। चलिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्र के अंदर। इसमें जो तरीके अपनाए जाते हैं उसमें पहला है युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र का विकास, अर्थात जरूरत की चीज़ों के लिए, निर्माण के लिए अपने यहाँ उद्योग धंधों को विकसित करना, फैक्ट्रियों में उन सभी सामानों का निर्माण कराना जो हमें युद्ध के लिए जरूरी है। ठीक। अगला है आर्थिक नियंत्रण को लागू करना। तीसरा है स्ट्रैटेजी सामग्रियों का संग्रह करना। इसको हम लोग जो है अलग अलग हेडिंग के रूप में अलग अलग जो है इसको हम अध्ययन
करेंगे। तो पहला हम लोग पहुंचते हैं युद्ध के आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। आप देख सकते हैं युद्ध की जरूरतों के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र का विकास। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं युद्ध के उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना पहला दायित्व होता है, अर्थात हम किसी अन्य राष्ट्रों पर निर्भर ना रहे, अपनी जरूरत की चीज़ों का निर्माण हम अपने राष्ट्र में स्वयं कर सकें। दूसरा है अपने देश में हर प्रकार के युद्ध सामग्री का निर्माण किया जा सके, हर प्रकार की, अर्थात विदेशों पर आश्रित बिल्कुल ना रहे, क्योंकि युद्ध के समय अगर हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं तो उसको कभी कभी ये चीज़ें रिस्क के रूप में भी हम लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि गारंटी है हो सकती है कि वो हमारे सामानों को कभी भी रोक सकता है। अर्थात दूसरों के ऊपर अपनी सुरक्षा मामले में डिपेंड होना कोई अच्छी बात नहीं है। अगला जो है युद्ध प्रारंभ हो जाने के बाद विदेशों से युद्ध सामग्री आयात करना अत्यंत कठिन हो जाता है, बात सत्य है। इसलिए जितना हो सके प्रयास किया जाए कि अपने ही राष्ट्र में अपने हर प्रकार की ज़रूरत की चीज़ों को विकसित किया जा सके, क्योंकि विदेशों से लाने में ले जाने में संचार रेखाएं होती हैं, संचार रेखाओं के कटने का खतरा होता है, कभी किसी अन्य राष्ट्र के दबाव से हो सकता है हमें आपूर्ति मिलना भी कठिन हो जाए, या हो सकता है हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें सुविधाएं देने वाला राष्ट्र अपनी कीमत बढ़ा दे, ठीक, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत कुछ अगर स्वयं युद्ध करना है, स्वयं डिपेंड रहना है, तो बहुत हद तक हम विदेशों पर निर्भर ना रहे, खास करके युद्ध के समय, बल्कि इसके पहले ही जो चीज़ें हमारे पास ना हो उसका आयात करके अपने यहाँ रख लें, संग्रह करके रख लें, इकट्ठा करके रख लें, क्योंकि युद्ध के समय हो सकता है हमारी नाकेबंदी हो जाए, हो सकता है हमारे संचार रेखाओं पर आक्रमण होने लगे, रास्ते में आक्रमण करके हमारे हथियारों को लूटा भी जा सकता है। इसलिए युद्ध प्रारंभ हो जाने के बाद अन्य राष्ट्रों से युद्ध सामग्री आयात करना बहुत कठिन भी हो जाता है, कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, रिस्क भी होता है। अगला है सैन्य औद्योगिक उपकरण हमारा जितना मजबूत होगा, उपकरण क्या मित्रों, ये है उपक्रम, उपकरण नहीं उपक्रम इसे हम लोग बोल सकते हैं, अर्थात हमारी स्थिति कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो कि हमारे रक्षा निर्माण में सहायक हो, जितना हमारे उद्योग या उपक्रम मजबूत होंगे, हम उतना ही अच्छे ढंग से युद्धों को संचालित करने की क्षमता रखेंगे। अर्थात जितना हो सके हम ज़्यादातर ज़्यादा सामानों का निर्माण अपने राष्ट्र में कर सके, विदेशों पर आश्रित बहुत ही कम रहें या ना रहें तो और भी अच्छा है, ठीक। चलिए दूसरा है आर्थिक नियंत्रण लागू करना, अर्थात विदेशों से वस्तुओं के आयात में कटौती करना, जितना हो सके आयात कम करना, आवश्यकता पड़ने पर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए तटीय शुल्क भी लगाया जा सकता है। उसके बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्यात करना, अर्थात जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जितना निर्यात करेंगे उतनी ही विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर कम मूल्य पर भी निर्यात करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शत्रु को शक्तिहीन किया जा सके, क्योंकि जो चीज़ें हम निर्यात अगर कम दाम पर निर्यात करते हैं तो हमसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और वही चीज़ अगर हम कम दाम पर निर्यात नहीं करते हैं तो हमारे शत्रु का माल वहाँ पर सप्लाई होने लगेगा, तो उसकी विदेशी मुद्रा उसके पास ज़्यादा चली जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति में चाहे सस्ते में ही सामान बेचना पड़े, प्रयास किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान का निर्यात किया जाए। अगला है स्ट्रैटेजीय सामग्रियों का संग्रह। इसमें देख सकते हैं जहां तक संभव हो वहां, मित्रों इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें जो मुख्य वाक्य है हमारा वो ये है कि जहां तक संभव हो शांति काल में ही युद्ध सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए या संचय कर लेना चाहिए। जैसे अभी इसके पहले हमने बताया युद्ध काल, जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो विदेशों से चीज़ें मंगाना बहुत कठिन होता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो शांति काल में ही युद्ध सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मित्रों वहाँ थी नहीं, ये है शांति काल, ठीक, शांति काल में।
क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने के बाद परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई अस्थायी मित्र होता है और ना ही अस्थायी शत्रु होता है। और युद्ध सामग्री का आयात भी रोका जा सकता है और हमारी संचार रेखाएं काटी भी जा सकती हैं। इसलिए ये माना जाता है कि युद्ध प्रारंभ होने के समय अगर हम युद्ध सामग्री का आयात करते हैं तो उसमें जो है रिस्क है। दूसरी ओर अपने लिए जो व्यवस्था हम करना चाहते हैं उन व्यवस्थाओं को प्राप्त करने में शत्रु को रोकने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अर्थात हम जैसे युद्ध काल में विदेशों से सामग्री आयात करना चाहते हैं तो प्रयास करें कि शत्रु आयात ना करने पाए। ठीक, अब इसमें देख सकते हैं अपने राष्ट्र के बाहर विदेशी क्षेत्रों में हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। पहला नंबर व्यापारिक संधियां, दूसरा है विदेशी व्यापार पर नियंत्रण, तीसरा है हड़ताल कराना, चौथा है निवारक क्रय करना। ये 4 तरीके हैं जिसका हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यापारिक संधियां, इसमें देखिए क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। आर्थिक युद्ध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण उपाय है व्यापारिक संधियां। शांति काल और युद्ध काल दोनों समय तटस्थ देशों के साथ व्यापारिक एवं आर्थिक संधियां करके शत्रु को इनसे मिलने वाली सेवाओं से वंचित कर सकते हैं। अपनी जरूरतें पूरी होती रहेंगी, शत्रु अपनी जरूरतों से वंचित रहेगा। व्यापारिक संधियों के द्वारा हम जो है शांति और युद्ध काल दोनों समय अगर तटस्थ देशों के साथ व्यापारिक संधियां आर्थिक संधियां अगर बना लें तो शत्रु को इनसे मिलने वाली सेवाएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। अर्थात अपनी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी और शत्रु की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाएंगी। शत्रु अपनी ज़रूरतों से वंचित रहेगा क्योंकि संधि के अनुसार जो हमें सामान देगा वो हमारे शत्रु को नहीं देगा। ठीक, चलिए दूसरा है विदेश व्यापार पर नियंत्रण। देखिए इसमें हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं। विश्व के अन्य देशों से इस प्रकार के समझौते करना कि वह अपने किसी भी उपकरण की शत्रु को आपूर्ति ना करे। अर्थात अन्य देशों से ऐसा संबंध बनाया जाए, ऐसे समझौते बना के रखा जाए कि केवल उपकरण, युद्ध उपकरण केवल हमें ही सप्लाई करें, हमारे शत्रु को ना करें, तभी हम आपसे खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। और दूसरी बात, अन्य देशों अधिक से अधिक युद्ध के उपकरणों को आयात कर लेना। अर्थात अन्य देशों से अधिक युद्ध के उपकरणों का आयात कर लेना। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हमको अन्य देशों से खरीद लें। काहे लिए खरीद लें? क्योंकि शत्रु को खरीदने के लिए हमको कुछ छोड़ना ही नहीं है। इतना जब आयात कर लेंगे तो शत्रु के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और युद्ध की सामग्री का अभाव हो जाएगा। जब अभाव हो जाएगा तो शत्रु को कुछ मिल नहीं पाएगा, कहाँ से खरीदेगा बेचारा वो। दूसरी बात, अगर युद्ध आरंभ हो जाए, युद्ध आरंभ होने की स्थिति में शत्रु की संपत्ति एवं विदेशी फंड पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अर्थात अपने यहाँ शत्रु की अगर कोई संपत्ति है तो उस पर भी अधिकार किया जा सकता है, यहाँ तक कि विदेशी जो फंड है उसको भी अपने अधिकार में लिया जा सकता है, क्योंकि युद्ध की आवश्यकताएं असीमित होती है। अर्थात इस पॉइंट में हमको क्या देखना है कि अन्य देशों से समझौते हमको कर इस प्रकार करना है कि वो शत्रु को हथियारों की आपूर्ति ना करे। दूसरी बात, अन्य जो तटस्थ देश हैं सबसे उनके युद्ध यंत्रों को, आवश्यक युद्ध यंत्रों को खरीद लेना है ताकि शत्रु को निर्यात करने के लिए उनके पास कोई सामग्री बचे ही ना, शत्रु को कुछ मिल ही ना पाए। ठीक, चलिए अगला है हड़ताल कराना। अब इसको हड़ताल कराने से क्या होगा? शत्रु राष्ट्र में अव्यवस्था फैलाना, औद्योगिक संस्थाओं को हड़ताल के द्वारा बंद रहने पर मजबूर कर देना। अब तरीके चाहे जो भी अपनाया जाए, जैसा कि कौटिल्य भी मानते हैं, दंगा फसाद करके शत्रु राज्य में विद्रोह पैदा करना, अव्यवस्था फैलाना। अब इसमें तोड़ फोड़, दंगे एवं विद्रोह कराने का प्रयास करना कि शत्रु की अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट जाए। भाई जब औद्योगिक संस्थान बंद हो जाएंगे, विभिन्न सारे आर्थिक विकास के संस्थान बंद हो जाएंगे तो आर्थिक विकास वैसे भी समाप्त हो जाएगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर वैसे भी हो जाएगी। यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर देना। इन सबका एकमात्र उद्देश्य होगा कि शत्रु के उत्पादन में कमी करके उसकी अर्थव्यवस्था को धराशायी किया जा सकता है। अगला है निवारक क्रय करना।
निवारक क्रय करने में हम कौन से तरीके अपनाएंगे? तटस्थ देशों से युद्ध सामग्री को इसलिए जानबूझकर हम खरीद लेंगे ताकि शत्रु उन्हें प्राप्त ना कर पाए। अर्थात जब हम खरीद लेंगे उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो शत्रु खरीदेगा कहाँ से? क्योंकि जो तटस्थ राष्ट्र होते हैं वे ऐसे राष्ट्र होते हैं, उनको जो पैसा देगा उन्हीं को वे सामान बेच देंगे। ठीक। और इन वस्तुओं का क्रय करते समय व्यापारिक पक्ष अर्थात हानि लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात शत्रु को ना मिले, इससे बचने के लिए या इसके लिए अगर महंगा सामान भी हमको विदेशों से, तटस्थ राष्ट्रों से आयात करना पड़े तो कर लेना चाहिए, ताकि शत्रु उन चीज़ों को प्राप्त ना कर पाए जो जिसके लिए या जिनका प्रयोग करके वो हमसे लड़ सके। और इस विधि के द्वारा शत्रु को युद्ध सामग्री प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं निवारक क्रय। आगे हम देख सकते हैं कि शत्रु की आर्थिक क्षमता को नष्ट करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे है आर्थिक नाकेबंदी, औद्योगिक केंद्रों पर बमबारी। सीधी सी बात है, आर्थिक क्षमता या आर्थिक युद्ध का मतलब ही है कि अपनी स्थिति को मजबूत करना, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और शत्रु की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर देना। और आर्थिक युद्ध, इसी बात को ध्यान में रखकर ये युद्ध कला हम लोग पढ़ते हैं कि आज के युद्ध महंगे हैं। अर्थात जो राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर है वो राष्ट्र वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकता। इसीलिए इसमें यही अपनाया जाता है कि हमारा शत्रु राष्ट्र हमेशा उसकी अर्थव्यवस्था को हम कमजोर करें और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अर्थात उसका जो नुकसान करें अपने आप को मजबूत करें। और इस बात के लिए भी सतर्क रहें कि जो युद्ध का तरीका हम शत्रु के विरुद्ध अपना रहे हैं, कहीं शत्रु उन्हीं तरीकों को हमारे विरुद्ध तो नहीं अपना रहा है। इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शत्रु भी मूर्ख नहीं होते। वे भी जानते हैं कि अगर हम अर्थव्यवस्था, वित्त या अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है ना, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था प्रतिरक्षा की चौथी भुजा होती है। ठीक। चलिए, नाकेबंदी में हम लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं आप देख सकते हैं। यह है आर्थिक नाकेबंदी। इसमें करेंगे क्या? शत्रु के बंदरगाहों की नाकेबंदी करेंगे। अर्थात शत्रु के जहाज ना तो कहीं से कुछ ला पाएंगे ना कहीं आ जा पाएंगे, बिल्कुल अपने स्थान पर जाम रहेंगे, बेचारों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। दूसरा है सरफत। हाँ, वही चीज़ें, शत्रु को जलपोत, ना तो किसी वस्तु का आयात कर पाएंगे ना ही निर्यात कर सकें। और नाकेबंदी के लिए नौसेना और वायुसेना का सहयोग लिया जा सकता है। अर्थात बिना शक्तिशाली नौसेना के और उनके सहायक वायुसेना के सहयोग के बगैर एक राष्ट्र की नाकेबंदी करना असंभव होगा। औद्योगिक केंद्रों पर बमबारी, ये जो दूसरा तरीका अपना सकते हैं अन्य उपायों में, वो है औद्योगिक केंद्रों पर बमबारी। ठीक। परिवहन एवं संचार केंद्रों पर बमबारी, और इन कार्यवाहियों का उद्देश्य शत्रु की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना होता है। क्योंकि औद्योगिक केंद्र जो हैं वहाँ पर जो निर्माण हो रहे हैं, तोप, गोले बारूद, बम, लड़ाकू विमान, इन सब चीज़ों का जो निर्माण हो रहा है, वहाँ पर बमबारी करके एक प्रकार से उनकी आपूर्ति व्यवस्था को ही नष्ट कर दिया जाता है। ठीक। और परिवहन, यातायात के साधनों पे सड़कों को तोड़कर यातायात को जो है समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, यातायात के मार्गों को अवरुद्ध किया जाता है। संचार केंद्र, टेलीफोन के तार या और ये सड़क, रेलवे पटरियाँ, इन सबको तोड़कर यातायात को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, नहीं पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।